Hello students, I'm Kumar Abhishek and welcome to my channel Kumar Mathematics. यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 बहुत नज़दीक आ गया है। मैं बच्चों के मैसेजेस देख रहा हूँ, फ़ोन कॉल्स देख रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ। बच्चे बहुत डरे हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ज़रूरी बात बता दूँ, डर ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में एक सेशन में बताया था कि डर ठीक है, लेकिन इतना भी डर ठीक नहीं है जिससे कि आपने जो किया है वो पानी हो जाए। आप समझ लो, अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो वैसे तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, मैं आपके साथ हूं। आप गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा, इसका भी मैं आगे सेशन लेकर आऊँगा। मैं बताऊँगा कैसे आपको डर दूर भगाना है। एग्ज़ाम हॉल में भी यही करना है, आपको गहरी सांस लेना है और कोशिश करना है कि सांस हमारे नेवल तक जाए, नाभि तक जाए, और वहाँ होल्ड करो उतने ही देर तक, जितने देर तक आप सांस ले रहे हो उतना ही होल्ड करो और उतने ही देर में वापस बाहर करो। 2-3 बार करो, अपने आप काम करेगा। एग्जाम हॉल में भी अगर ऐसा लगे तो 1-2 बार कर लेना, अपने आप काम डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो डरना लाजमी है लेकिन इतना भी नहीं डरना है। आज मैं आया हूं इसी चीज को डिस्कस करने के लिए, इसी के रिगार्डिंग अभी हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने जा रहे हैं प्रीलिम्स 2025 में, पेपर 1 पेपर 2। तो आज मैं पेपर 2 सीसैट के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा, जिससे कि हम लोगों को जो 66 प्लस मार्क्स है अचीव करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है, कुछ बातें यहाँ पे हम डिस्कस जो करेंगे उसका क्रक्स बाद में निकालेंगे। सब जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये कि हमारा यहाँ पे मिशन है, मिशन 66 प्लस, राइट? क्योंकि 66 प्लस मार्क्स लाओगे तो ही पास होगे। तो चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के बच्चे हो, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हो या फिर आप साइंस पढ़े हुए बच्चे हो, दैट मीन्स स्टेम बैकग्राउंड के हो, नॉन स्टेम बैकग्राउंड के हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता रहना चाहिए, कोई भी साइंस, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल, कोई बैकग्राउंड के हो या फिर नहीं हो, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हो, तो भी सीसैट को इतना लाइट लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लाइटली लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है लुढ़कते हुए, लेकिन मैंने देखा है जनरली एवरेज बच्चों को भी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस और स्ट्रेटजी के साथ प्रैक्टिस करने पर एग्ज़ाम में पास होते हुए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, पेपर 1 या पेपर 2। तो पेपर 1 डिस्कशन तो हम आगे चल के करेंगे और सेशन आएगा। तो पेपर 2 में आपको ध्यान देना है कि 66 प्लस मार्क्स लाना है तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पहली स्ट्रेटजी तो यही कि पेपर को लाइट नहीं लेंगे, क्योंकि जो सीसैट का पेपर होता है यूपीएससी का, उसका अपना एक तरीका होता है क्वेश्चन को पूछने का। तो कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे, जैसे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन को ही देख लो। आप जो फॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जो रूल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो आप और भी अलग अलग एग्जाम्स में पढ़ते हो, आपको वैसा क्वेश्चन यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। कंप्लीट लॉजिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अगर की हो आपने, और आपने अच्छे से लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस किए हुए होंगे, अलग से मैथ्स के क्वेश्चंस किए हुए होंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक्स जिन टॉपिक्स में आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, तो भी आप उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कई बार ऐसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस होंगे जो आपने कभी देखा नहीं है, लेकिन चूंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको नंबर्स के बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन है, सही जानकारी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप कर दोगे, राइट? तो यही होता है सीसैट का पेपर। तो सीसैट का पेपर में आपको कभी भी चेंज दिखाई दे सकता है, पैटर्न में कोई डिफरेंस दिखाई दे सकता है, इसलिए लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बात तो तय है। अच्छा, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे थोड़े बहुत सही होते हैं। आप मान लो उनका मैथ्स ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस होती है, उनकी पकड़ अच्छी होती है, रीजनिंग पे पकड़ अच्छी होती है, तो भी मैं कहूँगा आपको भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, राइट? लेकिन जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जिनकी पकड़ बहुत मजबूत नहीं होती है, जो डरे हुए हो, तो उनको तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा ये चीज़, है ना? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हमारा जो मिशन 66 प्लस है, इस मिशन 66 प्लस को आप तभी एग्रीगेट कर सकते हो जब आप क्वेश्चन में आपका मिशन 45 प्लस हो, ठीक है, 45 या 50 प्लस हो। तो मैं जनरली तो बच्चे को 50 प्लस
क्वेश्चंस के लिए बोलता हूं कि कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, तो 50 प्लस क्वेश्चंस होने चाहिए, ये मैं बच्चों को बोलता हूं जनरली। लेकिन कई बार बच्चे अभी इस समय तक आते आते अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो मैं फिर उनको बोलता हूं कि ठीक है, कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पास करना है, 66 प्लस मार्क्स लाना है, तो इतना बहुत बड़ा भी इशू नहीं है, ये आप ला सकते हो, इजीली ला सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजिकली तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। माने 27-28 क्वेश्चन, मतलब 28 क्वेश्चन टू बी सेफर साइड। अगर आप 28 सही क्वेश्चंस कर देते हो तो आपको इजीली पास कर जाओगे। 28 करेक्ट क्वेश्चंस, राइट, तो आप पास कर जाओगे। तो पहले तो मैं ये डिस्कस कर दूं कि इसमें जो पेपर जो होता है वो किस फॉर्मेट में पेपर होता है। तो 28 करेक्ट क्वेश्चन के लिए आप अगर 28 क्वेश्चन करोगे तो आप शायद पास ना कर पाओ। तो जाहिर सी बात है, 50 प्लस कहने का मेरा मतलब क्या था कि आप इतने क्वेश्चंस को लेकर जाओ जहां अगर आप कंफर्म नहीं भी हो कि आपने सही किया है गलत। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है आपने सही किया है, जब वापस आते हो ना तो छोटे छोटे मिस्टेक्स ऐसे होते हैं जो वहां पे आप एनालाइज नहीं कर सकते हो। 2 घंटे का पेपर होता है, बहुत कम आपके पास टाइम होता है, तो घर आते हो तो आपको पता चलता है यार बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन का नंबर अटेम्प्ट ज़्यादा रखना है। आप ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि कुछ भी आके चलो सर ने बोला है ज़्यादा तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर देते हैं, नहीं। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है, आपने तैयारी करी है और आपको लगता है कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो सही कर रहे हो, तभी उसको, मतलब आपको आता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं आता है तो छोड़ो, ठीक है। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट तभी ले सकते हो उस गिवन टाइम इंटरवल में जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे, तो सीधी सी बात है। तो आपको जो मैं थोड़ा स्ट्रैटेजी बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, बहुत काम करेगा। पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो पूरा का पूरा सीसैट का पेपर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो सीसैट का पेपर मैं कई बार बता चुका हूं, इसका जो पेपर है वो 3 पार्ट्स में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं इसके? तो एक तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हो, ठीक है, और दूसरा लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। मतलब तीनों पार्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे तुम देखते हो, एक तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जैसे तुम क्वांट्स कहते हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक, न्यूमेरिकल एबिलिटी। दूसरा जो पार्ट होता है इसका वो होता है लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, जिस और इसका दूसरे एक सब टॉपिक में इसको जनरल मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट होता है इसका वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। तो तुम्हें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो अभी कुछ दिनों से जो क्वेश्चन का पैटर्न रहा है, ये पैटर्न कैसा रहा है इस बात को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो कुछ दिनों से देखा गया है क्वेश्चन, उसमें 27 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये बात मैं आज से नहीं कई सालों से बता रहा हूँ, 4-5 साल पहले से ही एनालाइज कर रहा हूँ, तो ठीक है, 4-5 सालों से जो एनालिसिस दे रहा हूँ उसमें 27 क्वेश्चन मैंने पहले ही बोल दिया था। 4-5 सालों से दे रहा हूँ, इसका मतलब 4-5 सालों से पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ा तो रहा हूँ मैं पहले 2010 से। 2011 में पहला सीसेट हुआ और 2010 में से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इस फील्ड का सबसे ओल्ड फैकल्टी कहलाता हूँ, ठीक है ना। और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हूँ मैं यहाँ पे, ठीक, दिल्ली में, और अलग अलग जगहों पे पढ़ाता हूँ। तो जाहिर सी बात है मेरी बातों को ध्यान से सुनना बहुत काम आएगा, ठीक। 27 क्वेश्चंस। अच्छा, बाकी जो बचता है इन दोनों सेक्शन से, तो इन दोनों सेक्शन से टोटल क्वेश्चन आता है 53, ठीक है। अब इस 53 क्वेश्चंस में मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको थोड़ा फोकस करो। अगर मान लो जिनका साइंस बैकग्राउंड है, जिन्होंने थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, जिनको लगता है कि वो सही कर सकते हैं इस पार्ट से, तो वो अपना बैलेंस कैसे बनाएंगे, और जिनको लगता है कि पता नहीं इस पार्ट से क्या सही होगा, इस पार्ट से क्या सही होगा, वो कैसे बैलेंस बनाएंगे। दोनों के बीच डिफरेंस आपको ध्यान से इस डिफरेंस को सुनना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। देखो, सबसे पहले हम 66 प्लस मार्क्स एग्रीगेट करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 28 क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। 28 क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। लेकिन एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारा टारगेट है करेक्ट,
करेक्ट करना, मतलब जो सवाल करेंगे वो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट होना जो टारगेट करोगे ना, तो हमेशा याद रखो करेक्ट होने के लिए जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होगी इस तरह के एग्जाम में, वो इस तरफ से निकल के आएगा, क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग से। मैं ये नहीं कहता हूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप करेक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें आप 100 के 100% में करेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आपको पता चल गया होगा अब तक, या आपने प्रैक्टिस किया है तो आपको पता होगा कि इसमें जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शन प्रोबेबिलिटी उसकी हाई होती है कि जब आपका आंसर उसके ऑप्शन से मैच कर रहा हो तो करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% होते हैं करेक्ट होने के चांसेस, लेकिन ज़्यादा होते हैं, प्रोबेबली हाई होता है चांस कि इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से आपका अगर आंसर मैच कर रहा है तो वो होने के चांस ज़्यादा है। वो गलत भी हो सकता है लेकिन चांसेस हाई होता है कि वो सही होगा। और मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा ये सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको प्रैक्टिस कर करके हम इतना कमांड कर लेते हैं कि अगर हम उसे सॉल्व करते हैं तो वो हमको करेक्ट आंसर देता है। मतलब इसमें जब सॉल्व करोगे ना तो आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचाएगा और जिसमें आपको आइडिया रहेगा कि आपने जो किया है वो करेक्ट किया है, ठीक है। मैक्सिमम आइडिया रहता है कि बच्चों को आइडिया लग जाता है कि ये करेक्ट हुआ है मुझसे। कुछ एक क्वेश्चन मिस हुआ भी तो कोई बात नहीं है, कुछ एक क्वेश्चन तो हर जगह मिस होता है, इसीलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का बढ़ाना जरूरी है, ठीक। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, ठीक है, आप अच्छे भी हो, लेकिन क्या आप श्योर हो सकते हो कि 27 क्वेश्चन में जो आपने अटेम्प्ट लिया है आप कितने क्वेश्चन सही करके आ रहे हो? कई बार बच्चे यहाँ पे फेल हो जा रहे हैं, उनको लगता है कि 27 क्वेश्चन तो सर हमने इसमें कर ही लिया है, इसमें से थोड़े बहुत करेंगे तो भी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बहुत दिक्कत होगी आपको ये करने में। तो आपको करना क्या है पता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में मैं उन बच्चों को जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं और जिनको लगता है कि वो कम प्रैक्टिस किए हुए हैं, या फिर जो साइंस बैकग्राउंड से भी हैं और उनको लगता है, टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उनको लगता है कम प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो मैं उनको एक ये सुझाव देता हूँ कि तुम एक काम करो, एक टाइमर फिक्स करोगे। तुम्हारा एक टाइमर फिक्स होना चाहिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। और वो टाइमर कैसा होना चाहिए? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन 27 क्वेश्चन है, तो 27 क्वेश्चन है, इसमें तुम 27 से 30 मिनट का टाइम दो, मतलब 25 से 30 मिनट का टाइम दो, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत दो, ठीक है, बिल्कुल मत दो उससे ज़्यादा, क्योंकि इसी में जो तुम्हें सही होना है वो सही होगा। मतलब आप इतनी प्रैक्टिस करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, रोज़ 30-30 मिनट का टाइम आज से भी दोगे ना, हर दिन 30 मिनट्स का टाइम देकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो। एग्जाम के डेट से पहले तक तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारी तैयारी हो चुकी होगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे हम टैकल करें। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बिटवीन द लाइन्स पढ़ें, ज़रूरी नहीं है कि हम सारे के सारे पैराग्राफ पढ़ें। आपको क्या है, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर वाले स्टेज जो पहले क्वेश्चंस को देखिए और क्वेश्चन देखने के बाद पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करिए और उसमें से बिटवीन द लाइंस चीज़ों को निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर करके आपकी आदत हो जाएगी, तो आप लगभग 25 से 30 मिनट में इसके 27 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और वो भी तब करना जब आपको लगे कि आप सही कर रहे हो, ठीक है, गुड अटेम्प्ट अगर आपको लेना है तो मेरा मानना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करना नॉट बिग डील, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप इसमें अपना हाथ सेट कर सकते हो। अच्छा, कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? तो कुछ भी नई चीज़ें अब मत लो, ठीक है, पुरानी चीज़ों को उठाओ, पुराने जितने भी तुमको PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है, उसको उठाओ, ठीक। अगर तुम्हें लगता है कि सर अभी और ज़्यादा मैटर है हमें चाहिए, तो मैं हूँ ना, जाओ मेरे यूट्यूब चैनल पे तो हो ही, ठीक, सर जाओ उसमें टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल में अभी मैं दिखाऊंगा, टेलीग्राम ऑलरेडी है उसमें, ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हमारे पास, है ना, चैनल है हमारे पास, फेसबुक पेजेस हैं, मतलब मुझसे कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, आप मुझसे कनेक्ट करो, मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट करो, मैं तुम्हें इसका अवेलेबल करवाऊंगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करने के लिए जो भी मैटर होगा फ्री में अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस तुम्हारी होनी चाहिए, लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा टाइम मत दो। अब ये बात ये उठ रहा है कि कब दें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पहले करें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बाद में करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब करो। लेकिन मैं ज़्यादातर बच्चों को जब सजेस्ट कर रहा होता हूँ तो मैं उनको
ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको करना है ना तो सबसे पहले आप इन दोनों सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट्स के सेक्शन के क्वेश्चंस को उठाइए। और आपको बता दूं कि इस तरह के इस सेक्शन से भी जो क्वेश्चंस होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अगर एक होता है आपको बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन होगा, दूसरा मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा, तीसरा हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा। तो भाई हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में सोचने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करेंगे या फिर हम ईजी लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करेंगे, मतलब डिफिकल्टी लेवल में सबसे कम। तो आप जब क्वेश्चन को पिक करना शुरू करोगे ना तो आप देखोगे आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी वहां पे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जहां पे इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा और हाई लेवल भी होगा, टफ भी होगा। तो हम टफ की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, हम तो बात करेंगे इजी और मॉडरेट की। तो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि एक काम किया करो, ठीक है, वेट अ मिनट गाइस। सो यहां पे इजी अप्रोच के आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ, आपको क्या करना है, क्वांट सबसे पहले आपको अपना हाथ क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग पे आजमाना है और उनमें से आपको इजी अप्रोच के क्वेश्चंस को पिक करना है। आराम से आपको पिक हो जाएगा क्योंकि इसी चैप्टर में, इसी में आपको ढेर सारे ऐसे ऐसे चैप्टर्स दिखेंगे जहां से आप क्वेश्चन को पिक कर सकते हो। लाइक अर्थमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, जैसे आपको यहां पे नंबर सिस्टम का होगा, तो नंबर सिस्टम के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। अगर आप देखोगे ना तो नंबर सिस्टम के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम में मान लो 10 से 12 क्वेश्चन दिया गया तो यकीन मानो कि उसमें से 4-5 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी स्टैंडर्ड का होगा, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद टफ लेवल पे होगा। तो आप यहां से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन के 3-4 तरह के क्वेश्चन को, 5 तरह के क्वेश्चन को चूज कर सकते हो। 3-4 तो कम से कम चूज कर सकते हो नंबर सिस्टम का, जिसको सॉल्व किया जा सकता है। उसके साथ साथ कुछ डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को भी हम चूज कर सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी को, अगर उस डेटा सफिशिएंसी भी आजकल बहुत सारा आ रहा है, ठीक है, तो डेटा सफिशिएंसी में भी आपको क्वेश्चन देखकर आइडिया लग जाएगा किसका ट्राई करना चाहिए। तो 2-3 तरह का क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का चूज कर लो जो इजी होता है। उसके साथ साथ अर्थमेटिक्स के ढेर सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, लाइक टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस अगर तुम देख पा रहे हो तुम उसको ट्राई कर सकते हो। उसके बाद परसेंटेज में तुमको क्वेश्चंस दिखेगा, तुम उसको ट्राई कर सकते हो, है ना। उसके बाद अगर तुम देखोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चंस दिखेगा, तुम उसमें से चूज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा ऐसा टॉपिक होगा जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जिस जहां से पूछा गया होगा, इजी अप्रोच का क्वेश्चन पूछा गया होगा, तुम वहां से पहले क्वेश्चन को पिक करो, ठीक है। पूरा जब क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो वो पिक होगा और तुम्हें स्ट्राइक कर जाएगा। अब इजी अप्रोच का मैं कैसे कह रहा हूं, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाएंगे, मतलब जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है वो तो तुरंत कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं की है वो अभी से करना शुरू करो। नहीं कर पा रहे हो तो मेरे साथ करो, मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस। तो क्या होगा कि उसमें से पिक करना सीख लोगे, ढूंढना सीख लोगे कि कौन से क्वेश्चन को यहां से ढूंढना है, और ढूंढ के चुन के कहते हैं ना, चुन चुन के मारना, चुन चुन के निकालो, ठीक। और उन क्वेश्चंस को पहले हिट करो, मतलब वो ऐसे करो कि 1-1 मिनट के अंदर सॉल्व हो रहा हो, ठीक है, 30-30 सेकंड के अंदर, 45 सेकंड के अंदर सॉल्व हो रहा हो। ऐसे तुमको यहां से क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। इन सब में से और भी, ये तो मैं कुछ निकाल रहा हूं, ऐसे ऐसे बहुत सारे और भी टॉपिक्स होंगे। एवरेज में से क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से हो सकता है इजी अप्रोच का क्वेश्चन हो। तो कहने का मतलब है कि आपको इजी अप्रोच का निकालना है। और दूसरी ओर से तुम देखोगे कि लॉजिकल रीजनिंग में भी वही चीज होगा कि लॉजिकल रीजनिंग में बड़े बड़े, मान लो पजल्स वगैरह मत करो शुरुआत में, पजल या प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह मत करो, लेकिन अगर शुरुआत में तुमको सीरीज के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तुम खुद से सोच के देखो, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्यूब्स एंड डाइस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उसके क्यूब्स एंड डाइस के लॉजिकल वैन डायग्राम के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, ठीक है, ये सब क्या है, कैलेंडर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मतलब इन सब टाइप के ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है।
या ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन, डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपको इजी अप्रोच पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता जैसे ही क्वेश्चन को तुम देख लेना, अगर ब्लड रिलेशन से अगर मॉडरेट अप्रोच पे क्वेश्चन है तो तुम्हें लगे ठीक लगे कि अभी ट्राई करते हैं तो ठीक, नहीं तो बाद में आकर ट्राई करेंगे। लेकिन इनमें से ढेर सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो इजी अप्रोच के क्वेश्चंस को तुमसे पूछेंगे, तो तुम इसमें से तुमको फिर से चुन चुन के निकालना है। ठीक है, इजी अप्रोच के क्वेश्चन को चुन चुन के निकालो। तो तुम देखोगे कि कुछ ही समय के अंदर क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, इजी अप्रोच के क्वेश्चंस तुम कर चुके हो। और तुम सोच के देखो कि अगर जैसे ही तुम इसमें से चुन चुन के 12, 15, 20 क्वेश्चन के आसपास कर चुके हो, 53 क्वेश्चन में लगभग 15-20 क्वेश्चन तो ऐसा मिल ही जाएगा तुम्हें, 15 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। तो अगर कर चुके हो तो अपने आप तुम बूस्ट कर जाएगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। तो जितना भी समय दिया तुमने वहां पे एकदम एक्यूरेटली, बहुत शानदार तरीके से दिया। कम समय में कोशिश करो इजी अप्रोच के क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के फटाफट निपटा दे। ठीक, और उसके बाद मैं रिकमेंड करता हूं कि उस इजी अप्रोच के क्वेश्चन को निपटाने के बाद तुम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ जाओ। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ जाकर अपने वॉच को देखो और टाइम को फिक्स कर लो। उससे ज्यादा टाइम तुम्हें नहीं देना है। उससे ज्यादा अगर टाइम दे रहे हो तो तुम बहुत ही बड़ी गलती करोगे। 30 मिनट्स के अंदर तुम्हें 27 क्वेश्चन को हिट करना है। 27 मिनट के अंदर कर दो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे टाइमर देख रहे हो ना बच्चे, तो टाइमर जरा टाइमिंग के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो 80 क्वेश्चंस तुम करते हो, ठीक है, 120 तुम्हें मार्क्स हो, यहाँ पे 80 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 120 मिनट्स है तुम्हारे पास। 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। मतलब अगर मैं पूरा का पूरा स्ट्रेटजिकली बताऊं तो सीसैट का क्या है, सीसैट का पूरा कॉन्सेप्ट ही तो यही है ना कि आपके पास आपको 80 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 2 आवर्स का। ठीक है, इस 80 क्वेश्चन में जो हमने बांट दिया है, 53 क्वेश्चन हमने क्वांट्स एंड एलआर के लिए जो अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक, और 27 क्वेश्चंस हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, ठीक है, आरसी के लिए। अब 120 मिनट में एक क्वेश्चन पे तुम्हें 2.5 मार्क्स मिलेगा, 2.5 मार्क्स। लेकिन वहीं पे एक क्वेश्चन अगर कट जाएगा तो 1/3 कट जाएगा, और 1/3 का मतलब होता है 0.83 कट जाएगा, जो कि बड़ा मार्क्स होगा। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो जो मार्क्स आया होगा उसमें से भी 0.83 चला गया, तो ये बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी होगा इसी तरीके से होगा कि हम यहाँ के इजी अप्रोच के क्वेश्चन को करने के बाद फिर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाएंगे, उसी तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को टैकल करेंगे। 27 मिनट का टाइम देंगे, 30 मिनट का टाइम देंगे, और कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे क्वेश्चन को हिट कर सके। ठीक है, और जब ये हो जाएगा उस टाइम में अपना बंद करेंगे, स्टॉप करेंगे वॉच को, और फिर से शिफ्ट करेंगे, और हम फिर से चले आएंगे अपने इस वाले सेक्शन पे, क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग पे, जहां पे अब अगला टारगेट मॉडरेट अप्रोच के क्वेश्चंस होंगे। और मॉडरेट अप्रोच के भी क्वेश्चंस क्या ही होंगे, जो भी क्वेश्चन होगा जैसे नंबर सिस्टम का या आगे के और भी टॉपिक्स उसमें ऐड होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बहुत सारी चीजें आएंगी। उसमें से आप चूज करोगे जिसको सॉल्व करने की जरूरत पड़े तो उसको सॉल्व करिए। ठीक है, किसी में बहुत ही क्वेश्चन बड़ा सा दिखेगा, लेकिन सही बताऊं तो यहाँ यही फायदा होता है क्वांट्स एंड एलआर के सेक्शन में, क्वेश्चन बड़ा सा दिखेगा लेकिन मजा आएगा, क्योंकि जब वो सॉल्व हो जाएगा ना तो एक ही झटके में, ठीक है, आप पूरा पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे, लॉजिक लगाओगे ना, एक ही झटके में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो मॉडरेट अप्रोच का क्वेश्चन, उसी मॉडरेट अप्रोच के क्वेश्चन में फिर से तुम यहाँ पे जब एलआर को देखोगे ना तो तुम्हें पजल्स वगैरह मिलेगा देखने को, पजल्स होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, सिलॉगिज्म होगा, सिलॉग्स वगैरह होंगे, है ना। अब पजल को ही देख लो, पजल में अगर मान लो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग तुमको मिलता है या सेटिंग अरेंजमेंट, अगर मान लो 2 पजल्स उन्होंने दे दिया और 2 पजल में 3-3 क्वेश्चन दे दिए तो 6 क्वेश्चन हो गया। तो अगर पजल पे थोड़ा टाइम उसके बाद तुम मॉडरेट अप्रोच के क्वेश्चन में देते हो तो पता चला 2 पजल्स तुम 3-3 क्वेश्चन का दे दिया, 6 हो गया। चलो एक पजल 2 क्वेश्चन का दिया, एक पजल 3 क्वेश्चन का दिया, तो भी क्या हुआ, अगर थोड़ा सा तुम टाइम देते हो तो हो गया ना 20। मतलब अगर तुम देखा जाए तो हो गए 5 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो गए, 5 क्वेश्चन का मतलब 12.5 मार्क्स यहाँ पे पक्के हो गए। तो इस तरह से ना आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। शुरू में इजी अप्रोच के क्वेश्चन पे जो टाइम दिया है वो
ठीक है। उसके बाद मॉडरेट अप्रोच के क्वेश्चन पे उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, हम देने को तैयार हैं। ठीक, उसके बाद जब आप सॉल्व कर लोगे अच्छे से और थोड़ा आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, तो उसके बाद आप देखो टफ अप्रोच के क्वेश्चन को, जब मॉडरेट, मुझे तो लगता है मॉडरेट अप्रोच के क्वेश्चन तो करते करते ही तुम पास कर जाओगे अपना पेपर। ठीक है, तो बस थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से टाइम को अरेंज करना सीख लो, क्योंकि टाइम यहाँ पे तुम्हारे पास जो है वो है 120 मिनट्स और 80 क्वेश्चंस। तो 120 मिनट्स 80 क्वेश्चन का मतलब होता है यहाँ पे 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो एक क्वेश्चन में 1.5 मिनट का टाइम लगता है। तो एक क्वेश्चन में तुमको 1.5 मिनट का टाइम, वन क्वेश्चन 1.5 मिनट्स का टाइम लग रहा है। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे वन क्वेश्चन में लगभग 1 मिनट का टाइम दे रहे हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, उसके बाद ये जब आप इजी अप्रोच के क्वेश्चन कर रहे थे तो वन क्वेश्चन में 1 मिनट से भी कम टाइम दे रहे हो। तुम ध्यान से देखो लॉजिक कि इधर जब इजी अप्रोच के क्वेश्चन कर रहे थे तो एक क्वेश्चन में 1 मिनट से भी कम टाइम दे रहे हो, लगभग 1 मिनट का टाइम दे रहे हो, किसी किसी में 1.5 भी दे रहे हो। ठीक है, लेकिन करेक्ट तो कर रहे हो। यहाँ पे तुमने 1 ही मिनट दिया, तो उसके बाद जो तुम्हारे पास टाइम बचेगा ना करने के लिए, मॉडरेट अप्रोच के क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है, तो तुम देखोगे हर एक क्वेश्चन में तुमको लगभग 1.5 मिनट से ज्यादा ही समय मिलेगा। एक एक क्वेश्चन को करने के लिए, मॉडरेट अप्रोच के एक एक क्वेश्चन को करने के लिए 2-2 मिनट का टाइम मिलेगा। तुम खुद सोच के देखो, तुम्हें सारे क्वेश्चंस करने नहीं है, तुम्हारे पास 120 मिनट्स हैं। अगर तुम्हारे पास 120 मिनट्स हैं और तुम्हें सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, मान लो तुमको 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो अगर 50 क्वेश्चंस अगर तुम्हें करने हैं सही सही, तो ज़रा देखो तो कितना होता है 50 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो तुमको 2 मिनट से ज़्यादा हुआ ना, अगर देखा जाए तो ये 2.4 मिनट्स हुआ। ठीक है, 2.4 मिनट्स हुआ। तो 2.4 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट्स 24 सेकेंड्स का टाइम तुम्हारे पास आ जाता है। तो तुम इस तरीके से 2 मिनट्स 24 सेकेंड्स डिवोट करोगे तो तुम्हारा अपने आप देखोगे, तुम अच्छे से अगर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ अभी से प्रैक्टिस करना शुरू किया ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुम समय रहते बहुत ही इजीली टैकल कर लोगे इन सब चीज़ों को, और सीसैट को पास करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। अब इसके आगे कौन से चैप्टर क्वांट्स में, कौन से चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग में इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हम लोगों को अभी से डिस्कस करना है, ध्यान देना है, किस चैप्टर को कैसे पढ़ें, कैसे उसके क्वेश्चंस को टैकल करें, कितना क्वेश्चन को हमें टैकल करना है, कैसे इजी अप्रोच के क्वेश्चन को ढूंढे, कैसे हम मॉडरेट अप्रोच के क्वेश्चन को ढूंढे, कैसे हम टफ अप्रोच के क्वेश्चन को ढूंढे। ठीक है, टफ को तो वैसे इग्नोर ही करेंगे। हाँ, इसके लिए एक मैं नया सेशन, नया वीडियो लाऊंगा, तुम्हारे सामने प्रेजेंट होऊंगा, इस पे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, बस तुम्हें बता दूं कि अभी से अगर तुम्हारा डर तुम्हारे मन में किसी तरह का है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ जुड़ो। तुम्हें लगता है कि पढ़ाई से रिलेटेड कोई कंटेंट तुम्हें चाहिए, फ्री कंटेंट्स तुमको मैं दिलवाऊंगा, मेरे प्लेटफॉर्म पे जाओ, टेलीग्राम में मेरा ज्वाइन करो, मेरे कुमार मैथमेटिक्स ऐप को ज्वाइन करो। कुमार मैथमेटिक्स ऐप में मैं PYQ की भी प्रैक्टिस कराता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी, और वहाँ पे बहुत सारे फ्री मैटर्स भी तुमको मिल जाएगा। तो मैं दिखा दूँ, सबसे पहले ये मेरा YouTube चैनल है कुमार मैथमेटिक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को फॉरवर्ड करो। जस्ट डू लाइक एंड सब्सक्राइब, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये चैनल को तुम आगे बढ़ाओ। ठीक है, और मैं बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड हूँ इस फील्ड में, 2006 से पढ़ा रहा हूँ, 2010 से मैं CSAT पढ़ा रहा हूँ, तो कितना एक्सपीरियंस है तुम जानते हो या समझ सकते हो। देखो क्लास में ऑलरेडी मैं बड़ी क्लासेस लेता हूँ। ठीक है, अगर तुम जाओगे किसी भी मेरे वीडियो में एंटर करो बच्चे, जिस वीडियो में भी एंटर करोगे वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, उस किसी भी वीडियो में एंटर करके जैसे ही तुम उस वीडियो में जाओगे, तुमको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वेट, हाँ वेट, जैसे मान लो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एंटर करना है। हाँ 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 हाँ, ये है। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन में तुम जाओगे, इस यहाँ पे, तो तुम देखोगे कुमार मैथमेटिक्स का ऐप का लिंक दिया हुआ है, मतलब मेरा कुमार मैथमेटिक्स का ऑलरेडी ऐप है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे तुम फ्री मैटर्स या मुझसे जो भी तुम्हें क्वेश्चंस होंगे, किसी तरह की प्रॉब्लम्स होगी, उसको डिस्कस कर सकते हो। उसके साथ साथ कैसे ज्वाइन करोगे, तो जो भी एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से ज्वाइन कर सकते हो डाउनलोड करके, और जो
iOS यूजर्स हो, मैकबुक यूज़ करते हो, आईफोन यूज़ करते हो, उनको क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना है। और मेरा ORG एक कोड होता है UOPDB जो लिखा हुआ है, जैसे ही वो डालोगे तुम्हारा अपने आप कुमार मैथमेटिक्स ऐप चलने लगेगा तुम्हारे भी फ़ोन में। और यहाँ लिंक ऑलरेडी है। और अगर मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो ये है टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे ज्वाइन कर लो। और भी इन्फॉर्मेशंस हैं, सारे के सारे इन्फॉर्मेशंस हैं बच्चे, तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। जो मैटर चाहिए तुम्हें, जो कंटेंट चाहिए तुम्हें, किसी तरह की चीज़ डिस्कस करना हो, डाउट सॉल्व करना हो, तो तुम मुझे कनेक्ट करो। चलो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नई चीज़ों के साथ, नए स्ट्रेटजी के साथ आएंगे, पढ़ाई करेंगे। मैं मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हें पास कराऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू, जय हिंद, बाय बाय।